जियो जैसे कि खुशनुमा हो, और खुश रहने के लिए आप सभी का स्वस्थ होना सबसे ज्यादा जरूरी है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम संजीवनी में। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। आप सभी कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, यही हम इस कार्यक्रम में बताते हैं। हमारे डॉक्टर्स बताते हैं कि कैसे आप अपने आप को, अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में हम आपको कई महत्वपूर्ण जानकारियां देने वाले हैं। जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है, ऐसे में जोड़ों का दर्द भी तेजी के साथ बढ़ने लगता है। बुजुर्गों में ये समस्या ज्यादातर पाई जाती है। ऐसा क्यों होता है, इसको लेकर हम आज कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। इसके साथ ही दर्शकों, आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने मन को योग के द्वारा शांत रख सकते हैं, और बात करेंगे अश्वगंधा के गुणों को लेकर। आयुर्वेद विश्व की प्राचीनतम चिकित्सा प्रणालियों में से एक है। वास्तव में ये एक ऐसी जीवन पद्धति है जिसमें विज्ञान, कला और दर्शन का अद्भुत संगम है। मानव शरीर को निरोग रखने, रोग हो जाने पर रोग से मुक्त करने तथा आयु बढ़ाने में आयुर्वेद कारगर है। आयुर्वेद एक समग्र जीवन पद्धति है जो व्यक्ति को निरोग जीवन की ओर प्रेरित करती है। आज दुनिया भर की तमाम चिकित्सा पद्धतियां आयुर्वेद से प्रभावित हैं। अंतरिक्ष में पाए जाने वाले 5 तत्व पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश मनुष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं। मनुष्य के शरीर में 3 जैविक तत्व वात यानी वायु, पित्त यानी अग्नि और कफ यानी जल उपस्थित हैं, और शरीर के भीतर इन तीनों का उतराव चढ़ाव लगा रहता है तथा इन्हीं पर शरीर का स्वास्थ्य भी निर्भर करता है, और इन्हीं तीनों तत्वों को त्रिदोष कहा गया है। आयुर्वेदिक औषधियों के अधिकांश घटक जड़ी बूटियां, पौधों, फूलों एवं फलों आदि से प्राप्त होते हैं। अतः ये चिकित्सा प्रकृति के निकट है। इस चिकित्सा पद्धति का कोई दुष्प्रभाव नहीं है। आयुर्वेदिक दवाइयां ऐसी ही होती हैं तथा इनकी आसान पहुंच इसको और बढ़ा देती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार का ध्यान आयुर्वेदिक सिद्धांत एवं चिकित्सा संबंधी शोध की ओर आकर्षित हुआ। फलस्वरूप इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं और अनेक शोध परिषदों एवं संस्थानों की स्थापना की गई है। सरकार के निरंतर प्रयासों ने योग और आयुर्वेद को एक जन आंदोलन का रूप दिया है। आज की कोविड महामारी ने विश्व को आयुर्वेद के बारे में सोचने और समझने को विवश कर दिया है। आज जरूरत है आयुर्वेद के क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने की और इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर मुहैया कराने की। इसमें दो राय नहीं है कि आज देश में ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर आयुर्वेद ने अपनी पहचान बना ली है, और आने वाले दिनों में ये चिकित्सा पद्धति अपना परचम लहराएगी। जैसे ही ठंड बढ़नी शुरू हो जाती है, जोड़ों की समस्या भी लगातार देखने को मिलती है। और अगर बात करें यहाँ पर आज के समय में युवाओं को लेकर या फिर बुजुर्गों को लेकर, तो ये समस्या लगातार तेजी के साथ बढ़ रही है। आखिरकार जोड़ों का दर्द होता ही क्यों है, इस बारे में हमारी सहयोगी सरिता तिवारी ने बात की डॉक्टर रजनी गुप्ता से। आजकल हम देखते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों का दर्द यानी कि जो घुटनों का दर्द है, इसकी समस्या आ रही है, और ये आजकल लोगों में कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। और इसी पर हम आज जानेंगे कि ये जोड़ों का जो दर्द होता है ये क्या कुछ होता है, साथ ही साथ इसका इलाज आयुर्वेद से कैसे किया जा सकता है। तो इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रजनी गुप्ता हैं, जो कि पंचकर्मा स्पेशलिस्ट हैं, साथ साथ आयुर्वेदाचार्य हैं। हाँ डॉक्टर, सबसे पहले आपसे मैं यही जानना चाहूंगी कि ये जो जोड़ों का दर्द रोग है ये क्या होता है? जोड़ों का पेन क्या होता है? जोड़ों के पेन हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स हैं, जैसे हैंड्स में है, फुट में नी जॉइंट्स हैं। बॉडी के किसी भी पार्ट में 1 या 2 जॉइंट्स में डिफिकल्टी हो रही है, मूवमेंट्स में हमारी रिस्ट्रिक्शंस हो रही हैं, या वो पेनफुल हो रहा है, हमारे जो डेली वर्क शेड्यूल है इसमें डिफिकल्टी आ रही है, उसको हम जॉइंट्स पेन लेके सोचते हैं कि इसमें कुछ ना डिफिकल्टी हो रही है, दैट इज द पेन। वो हमारी जॉइंट्स में पेन हो रहा है। जॉइंट्स पेन जो मैक्सिमम वायु एग्रीवेटेड
करने की वजह से ही होता है पेशेंट्स को। आयुर्वेद के हिसाब से 3 दोषास होते हैं, वात, पित्त और कफ। जब हमारी बॉडी में तीनों ही दोषास बैलेंस में रहते हैं तो बीमारियां नहीं आती हैं। इसमें से अगर कोई भी दोष एग्रीवेट हो जाता है तो बॉडी में डिफिकल्टी होना शुरू हो जाती है, या जो हम खाना खाते हैं वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में दोषास का विशेषण होता है, वायु एग्रीवेट होती है, वो हमारे स्मॉल जॉइंट्स में या नी जॉइंट्स में जाके ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पेन्स होना शुरू हो जाते हैं। इसी को हम जॉइंट्स पेन बोलते हैं। क्या जोड़ों का दर्द और गठिया एक ही होता है? नहीं, देखिए, जोड़ों का दर्द कई तरह से होता है ड्यू टू उसके कई कॉजेज हैं। बर्सराइटिस है, कोई इंजरी की हिस्ट्री है, उसकी वजह से जॉइंट्स पेन हो जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से जॉइंट्स पेन हो जाता है। रूमेटिक आर्थराइटिस को ही हम गठियावात बोलते हैं, और गठियावात एक कारण हो सकता है जॉइंट्स पेन का, बट इट्स नॉट कि जॉइंट्स पेन गठियावात की वजह से ही हो रहा है। अगर किसी पेशेंट को कैंसर की प्रॉब्लम है तो उसको भी नी जॉइंट्स पेन हो सकता है। एक बीमारी होती है रिकेटस, उसमें भी नी जॉइंट्स पेन होता है। कई बार कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से भी नी जॉइंट्स पेन हो जाता है। तो नी जॉइंट्स पेन के बहुत सारे रीजंस हैं, उसमें हमें डिडक्ट करना होता है डॉक्टर्स को कि गठियावात है, वो रोमेटिक आर्थराइटिस है। रोमेटिक आर्थराइटिस को हम आयुर्वेद में आम वात भी बोलते हैं। और गठियावात की जो बीमारी होती है ये हमारे इम्प्रॉपर फूड हैबिट्स की वजह से आंव बनता है, जिसकी वजह से गठियावात की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये दोनों ही डिफरेंट टाइप होते हैं। तो हमें देखना है किस कारण से बीमारी हो रही है, क्या कॉज है, उसको हम किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। वही मैम, जोड़ों के दर्द की बात करें तो ये कितने प्रकार का होता है? देखिए, जोड़ों का दर्द इंजरी की वजह से भी होता है, या फिर कई बार कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से भी होता है, जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। मेन तो ये 2 तरह से होता है, एक ऑस्टियोआर्थराइटिस, एक रोमेटिक आर्थराइटिस। और एक होता है जो बच्चों को चाइल्डहुड से होता है, दैट इज ऑल्सो कंसिडर एज, उसको हम जॉइंट्स पेन में ही लेते हैं। आर्थराइटिस से इस रोग के कारण क्या होते हैं? आर्थराइटिस का जो मेन कारण है, आयुर्वेद कॉन्सेप्ट से हमारा जो खान पीन है, आजकल जो भी हम खाने में लेते हैं सब चीज़ों में केमिकल्स डले हुए हैं। अगर हम गेहूं भी खा रहे हैं या फल फ्रूट्स भी ले रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं पेस्टिसाइड्स का छिड़काव हो रहा है। जो उन खाने को जब हम अपने खाने में लेते हैं तो हमारी स्टोमक में जाके हमारी जाठरा अग्नि होती है जो खाने को पचाने में हेल्प करती है। अगर हमारे खाना प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, अगर हमें प्रॉपर मोशन नहीं आ रहा है, तो उससे वायु दोष एग्रीवेट होगा, वायु कफ के साथ एक्युमुलेट होके हमारे सारे ही जॉइंट्स में चला जाएगा। जहां जहां वो जिस जॉइंट में जाएगा वहीं पे वो ऑब्स्ट्रक्शन करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से वहीं पे पेन बनना शुरू हो जाता है। देखिए, मैक्सिमम देखते हैं जैसे एज बढ़ती है, आप 40+ लोगों को देखेंगे तो उनको जॉइंट्स पेन की बीमारी ज्यादा दिखती है, क्योंकि जब हमारी एज बढ़ती है तो उसमें हमारा वायु काल बढ़ता है। आयुर्वेद के हिसाब से हमारी एज, जब हम बचपन में होते हैं हमारा कफ का काल होता है, मिड एज में पित्त का काल होता है, और ओल्ड एज में ये वायु का काल होता है। तो ओल्ड एज के पेशेंट्स में ऑस्टियोपोरोसिस भी हमें ज्यादा दिखता है, कैल्शियम की डेफिशिएंसीज भी ज्यादा दिखती है, और जॉइंट्स पेन भी ज्यादा दिखता है। आर्थराइटिस से इस रोग में खान पान क्या होना चाहिए? देखिए, ये बीमारी ही हमारे जो अनडाइजेस्टिव फूड है, दीपन पाचनीय ड्रग्स को हमें लेना चाहिए। हमें खाने में वो चीज़ें लेनी चाहिए जो इजीली हम डाइजेस्ट कर सके। कुछ लोग जैसे शुगर का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो कारण है, या फिर हम रिफाइंड ऑयल का लेते हैं। मैक्सिमम आजकल किचन में रिफाइंड ऑयल ही यूज़ किया जाता है, तो उससे जॉइंट्स पेन हमारा बढ़ेगा। तो हम उन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। हमें अपने खाने में ओमेगा 3 की चीज़ें लेनी चाहिए। हमें अखरोट है, ग्राउंडनट या बादाम है, इन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। ड्रम स्टिक, जिसको हम सहजन बोलते हैं, सहजन का जॉइंट्स पेन में बहुत ही अच्छा एक्शन रहता है, क्योंकि सहजन में जो लुब्रिकेटेड एजेंट रहता है वो हमारी ग्रीसिंग करता है। नी जॉइंट, जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात हो रही थी, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में हमारी जो घर्षण होती है वो कम हो जाती है, लुब्रिकेशन कम हो जाती है, और जो ड्रम स्टिक है ये लुब्रिकेशन को इंक्रीज करता है। इसके साथ साथ हम अदरक, लहसुन, इस चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। टोमेटो में लाइकोपिन बहुत अच्छी मात्रा में होता है, तो हम मल्टीविटामिन की जगह पे टमाटो का, बॉइल्ड टमाटो या कच्चे भी टमाटर का इस्तेमाल जो है जॉइंट पेन के पेशेंट्स को करना चाहिए। इसके साथ साथ एक भिंडी की सब्जी आती है, वो बहुत ही अच्छा एक्शन करती है, क्योंकि इसमें जो अनचियस सब्सटेंस रहता है वो हमारे नी जॉइंट्स को लुब्रिकेट करेगा, लुब्रिकेशन को इंक्रीज करेगा। तो इन सब चीज़ों को हम अपनी डाइट में इंक्रीज करते हैं। इसके साथ साथ जिनको भी नी जॉइंट्स पेन रहता है उनको खाने के टाइम का
विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमारी बुक्स में लिखा हुआ है वात पित्त कफ काल, जो अर्ली मॉर्निंग का टाइम होता है दैट इज कफा काल होता है। हमारा ब्रेकफास्ट जो है बिफोर 8 o'clock हो जाना चाहिए और लंच 1 से 2 बजे के बीच में। रात्रि का भोजन जो है वो 8 बजे से पहले ही हमें लेना चाहिए, 8 बजे के बाद भोजन को नहीं लेना चाहिए। अगर आप किसी कारणवश से लेट भी हो रहे हैं तो आप रात के खाने को अवॉइड कर सकते हैं, पर रात को लेट नाइट लिया हुआ खाना जो है वो डाइजेस्ट नहीं होता, वो हमारी बॉडी में वैसे ही अपच अन्न शरीर में पड़ा रहता है, जिसकी वजह से हमारे आंव दोषा बनता है, कॉन्स्टिपेशन होती है और फिर वही सेम बीमारी जॉइंट्स पेन की बीमारी हमारी शुरू हो जाती है। जॉइंट्स पेन के पेशेंट जो है वो अदरक का उबाल के पानी जो है वो लगातार ले सकता है, जिसको हम शुंठी युक्त जल बोलते हैं। ये बहुत ही अच्छा दीपन और पाचनीय कार्य करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इंक्रीज करेगा, हमारी दोषास को बढ़ने नहीं देगा, पाचन शक्ति को मजबूत बनाएगा। तो अदरक का उबला हुआ पानी जो है जॉइंट्स पेन के पेशेंट्स को लेना चाहिए। इसके साथ साथ घरेलू उपाय में वो मेथी दाना और सौंठ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा वो हल्दी जो कुरकुमा लौंगा है, इसके बने हुए कैप्सूल इजली मार्केट में मिल जाते हैं, उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एलोवेरा को ले सकते हैं या शिलाजीत के कैप्सूल्स को भी पेशेंट जो है वो ले सकता है। इन चीजों को लेने से नी जॉइंट्स पेन में बहुत ही अच्छा आराम पेशेंट्स को दिखता है। आर्थराइटिस का जो रोगी होता है वो एक्सरसाइज कर सकता है, तो क्या एक्सरसाइज करना उसके लिए लाभकारी होगा? जो आर्थराइटिस के पेशेंट हैं, इनको नी जॉइंट्स पेन है, उनको एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। बिकॉज इसका एक कॉज ये भी है, जो लोग ओवर यूज ऑफ मसल्स करते हैं या ओवर स्ट्रेचिंग करते हैं, उनको भी नी जॉइंट्स पेन होते हैं। और जो लोग बहुत ही रेस्टलेस लाइफ जीते हैं, बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उनको भी नी जॉइंट्स पेन हो सकते हैं। ये दोनों ही रीजन है नी जॉइंट्स पेन के। तो इसमें जो विशेष कुछ एक्सरसाइजेज हैं जिनको पेशेंट जो है परफॉर्म कर सकता है, घर पे कर सकता है। उसको खाना खाने से 1 घंटे पहले एक्सरसाइज करनी चाहिए, या हमें जो मील के बीच में गैप दे के ही एक्सरसाइज करनी चाहिए। वो स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज रहते हैं जिनको नी जॉइंट पेन का पेशेंट कर सकता है। प्राणायाम में उनको ओम का उच्चारण करना चाहिए, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी प्राणायाम करना चाहिए, क्योंकि इन सब प्राणायाम से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जाती है, सर्कुलेशन बढ़ता है, हमारे सारे ही जॉइंट्स को प्रॉपर सर्कुलेशन मिलेगा, तो पेन ऑटोमेटिकली हमारा सबसाइड हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन पूरी ही कैपेसिटी में हमारी बॉडी के अंदर जाएगी। इस रोग में आयुर्वेद एलोपैथी से कितना अलग होता है या फिर कितना कारगर साबित होता है? आयुर्वेदिक का इलाज है, ये हजारों साल पुरानी साइंस है। इसमें जो भी ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं बहुत ही बेनिफिशियल ट्रीटमेंट्स हैं, क्योंकि हम कोज को ट्रीट करते हैं, हम कभी भी सिम्टम्स को ट्रीट नहीं करते हैं। अगर जॉइंट्स पेन का पेशेंट है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसका नाड़ी एग्जामिन करेंगे, उसकी प्रगति एनालिसिस करेंगे, वात पित्त कफ कौन सी प्रगति है, किस कारण से उसको प्रॉब्लम हो रही है। जैसे ऑलरेडी मैंने आपसे डिस्कस किया, वात बढ़ने की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो जब नाड़ी में जो दोषास एग्रीवेटेड है, उसी तरह से डॉक्टर अपने पेशेंट को प्रिस्क्राइब करेगा क्या उनको मेडिसिन लेनी है, और जिसमें हम पंचकर्म का सहायता लेते हैं, उससे पेशेंट्स की इंप्रूवमेंट के चांसेस जो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। देखिए, आप एलोपैथिक से कंपैरिजन कर रहे हैं तो एलोपैथिक ड्रग्स जो हैं अच्छे हैं इमरजेंसी के लिए, बट उनके कुछ साइड इफेक्ट्स रहते हैं। लॉन्ग टर्म तक हम पेन किलर्स नहीं ले सकते। अगर लॉन्ग टर्म तक हम पेन किलर्स लेते हैं तो पेशेंट्स को लीवर में टॉक्सिसिटी या किडनी में प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती है। और जो आयुर्वेदिक ड्रग्स हम अपने पेशेंट्स को देते हैं वो नेचुरल जड़ी बूटियों से बने हुए हैं, उसमें ऐसी कोई भी टॉक्सिसिटी होने के चांसेस नहीं होते हैं। या पंचकर्म से हम उनको एक्सटर्नली एप्लीकेशन देंगे जिससे उनका ल्यूब्रिकेशन खत्म हो रहा है, जॉइंट्स में अंचियसनेस खत्म हो रही है, वो बढ़ेगा। तो कॉज को ट्रीट करने से ऑटोमेटिकली पेशेंट को रिलीफ भी रहेगा, वो लॉन्ग टर्म तक रिलीफ रहेगा, वो बीमारियां दोबारा से रीअकरेंस होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। कहते हैं कि एलोपैथी में जब इसका इलाज करवाते हैं तो घुटना बदलना पड़ता है, वहीं अगर आयुर्वेद की बात करें तो क्या इसमें भी कुछ ऐसा ही होता है या फिर इससे बचा जा सकता है? हाँ, डेफिनेटली मैम, इससे बचा जा सकता है। बिकॉज मैं बता रही हूँ कि कॉज क्या है। घुटने बदलने के लिए डॉक्टर तब एडवाइस करते हैं जब आपके कार्टिलेजेस जो हैं वो प्रॉपर डैमेज हो चुके हैं, नी जॉइंट्स में इतना ज़्यादा पेन बढ़ रहा है, पेशेंट की मूवमेंट्स बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो चुकी हैं,
उसमें जो चेंजेस किए जाते हैं वो कार्टिलेजेस को रिपेयर करते हैं। और जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स रहेगा, इसमें जो हम ट्रीटमेंट देंगे, जैसे जानू बस्ती हम दे रहे हैं या पोटली से संवेदन कर रहे हैं, लेपम कर रहे हैं, इनसे नेचुरल वे से हम उस ग्रीसिंग को, साइनोवियल फ्लूइड को इंक्रीज करेंगे। साइनोवियल फ्लूइड जो है वो दो बोन्स के बीच में मूवमेंट्स को इंक्रीज करता है, तब हमारी मूवमेंट्स जो है वो नॉर्मली हो पाती हैं। अगर साइनोवियल फ्लूइड की कमी होने की वजह से पेशेंट के कार्टिलेजेस घिस जाते हैं तो उसमें डॉक्टर्स नी जॉइंट्स को रिप्लेस करने के लिए बोलते हैं। अब ये जो प्रोसीजर हम कर रहे हैं, इसमें हम नॉर्मली जो है ऑयलिंग कर रहे हैं। हेयर फॉलिकल ओपन होगा, ऑयल हमारा अंदर एब्जॉर्ब होगा, लेपम लगाया जाएगा, जिससे ऑटोमेटिकली ग्रीसिंग होना शुरू हो जाएगी। जो मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्टेड हो रही है पेशेंट की, वो रिस्ट्रिक्शन मूवमेंट्स जो है वो कम हो जाएगी और पेशेंट को इम्प्रूव मिलेगा। उसमें नी जॉइंट रिप्लेसमेंट की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। इसके लिए कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन है वो पेशेंट साथ में लेता रहे और ये पंचकर्म का ट्रीटमेंट करवाएगा तो उसको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। मैम, जोड़ों के दर्द के ऊपर आपने इससे पूरी जानकारी हम सभी को दी, हमारे व्यूअर्स को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।